फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो यूजीसी नेट का 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इससे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है, क्योंकि इसमें जो लवण है वो अलग अलग मात्रा में मिले रहते हैं। तो सैलिनिटी देखिए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है? उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है। थोड़ा सा इसका कारण समझा देता हूं। देखिए, जो वैसे तो विषुवत रेखा के ऊपर भी काफी गर्मी रहती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। लेकिन जो कर्क रेखा मकर रेखा के पास के क्षेत्र हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या है कि तापमान तो उच्च हो जाता है, लेकिन जो वर्षा है वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल में ले जाके समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक ग्लास है आपके पास। इस ग्लास में आपने, चलिए मान लीजिए 100 ग्राम पानी भरा हुआ है, और इस ग्लास में आपने 10 ग्राम जो है अलग अलग साल्ट डाल दिए हैं, या कह लीजिए कि आपने इसमें जो है, चलिए 10 ग्राम नमक ही डाल दिया है, सीधा कर लेते हैं। इसमें आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया, तो यानी 100 ग्राम पानी में सैलिनिटी कितनी है? 10%। 100 का 10 कितना हो जाएगा? 10%। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये ग्लास जो है खुला हुआ रखा था, धीरे धीरे इसमें पानी जो है वाष्पीकरण हो गया, उड़ गया। तो पानी कितना बचा इसमें? मान लीजिए केवल 50 ग्राम। अब वर्तमान में पानी कितना है? 50 ग्राम। लेकिन नमक तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो नमक अभी भी इसमें कितना है? उतना ही है, 10 ग्राम। तो पहले जहां 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक था, अब केवल 50 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक है। तो सैलिनिटी कितनी हो गई? 20%। यानी कि अगर किसी स्थान पर वाष्पीकरण की दर उच्च है, कहीं पर अगर जो इवोपरेशन है वो ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। और मान लीजिए कोई ऐसा सागर है जहां पर आसपास की नदियां वगैरह शुद्ध मीठे पानी को नहीं मिला रही हैं, क्योंकि अब मान लीजिए क्या है, अगर आप इसी ग्लास में कंसीडर करिए, इसी ग्लास में फिर से पानी डाल देते हैं, मान लीजिए फिर से आप इसमें 50 ग्राम पानी डाल देते हैं, तो सैलिनिटी फिर से कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसा सागर है, देखिए सागर में पानी डालने का मतलब क्या है? नदियां पानी लाएंगी, वर्षा से पानी आएगा। पर अगर कोई ऐसा सागर है जिसमें नदियां वगैरह बहुत कम जुड़ती हैं, और इसके अलावा ये बंद है, मान लीजिए आसपास के महासागरों से ये जुड़ा नहीं है, अपने आप में ये एक बंद सागर है, तो जाहिर सी बात है इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे विश्व में उदाहरण भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो आपके सागर हैं, ये जो सागरीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि ये बंद हैं चारों तरफ से, इनमें कहीं से भी जो अन्य सागरों का जल है वो आकर के मिल नहीं पा रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ पर इन स्थानों पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। उसके साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, वहां पर भी आपको हाई सैलिनिटी वाले क्षेत्र मिलेंगे, या कह लीजिए समुद्र में ज्यादा लवणता मिलेगी। तो सबसे अधिक लवणता कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाई जाती है। पानी वाष्पीकरण के माध्यम से जलवाष्प के रूप में समुद्र से वायुमंडल में चला जाता है, जिससे उच्च लवणता की दशा स्थापित होती है। तो देखिए, चाहूं तो मैं आपको सीधे आंसर बता के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन उससे फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तभी है जब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, जिससे कि अगली बार कोई भी क्वेश्चन यहां से आए आप कर सकें। दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा है, सैन एंड्रियन भ्रंश है। तो ये देखिए, आपका जो सैन एंड्रियन भ्रंश है, ये बेसिकली आपका एक महाद्वीपीय फॉल्ट है, या आप कह लीजिए कि ये रूपांतर भ्रंश है। तो सैन एंड्रियन फॉल्ट एक महाद्वीपीय फॉल्ट है, जो कैलिफोर्निया से निकलते हुए लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच विवर्तनिक सीमा बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है इन दो प्लेटों के बीच में है सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो जो सैन एंड्रियन फॉल्ट है ये प्रशांत प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट के बीच की सीमा बनाता है, और इसमें क्षैतिज गति होती है। तो ये कैसा भ्रंश है? रूपांतर भ्रंश है। जाहिर सी बात है, अगर क्षैतिज गति हो रही है तो आपका जो भ्रंश होगा वो रूपांतर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवनयन। अवनयन का मतलब क्या है? जो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपित होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबसिडेंस, इसको कहते हैं अवनयन। तो ये अवनयन क्या हो गया? सबसिडेंस। तो यही पूछा गया है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे जाने की प्रक्रिया क्या है?
तो जाहिर सी बात है इसको सबसिडेंस या अवनयन कहेंगे, या और अगर एक और शब्द आपकी भाषा में जोड़ूं तो इसको हम लोग कहेंगे क्षेपण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मोहोरोविसिक असंततता निम्नलिखित में से किनके बीच सीमा का निर्माण करती है? तो ये आपको पता होगा, परपटी और ऊपरी प्रावार जो है इसके बीच की मोहोरविसिक असंततता पाई जाती है इनके बीच में। तो देखिए बेसिकली ये आपका जो मेंटिल है और इसके ऊपर आपका क्रस्ट है, इसके बीच में यहाँ पर ये देखिए आपको जो मोहोरविसिक डिस्कंटिन्यूटी है वो दिखाई दे रही है, फिगर में दिखाया गया है। अच्छा देखिए, एक आपको एग्जाम्पल से थोड़ी चीजें समझाना चाहूंगा। क्या है कि मान लीजिए आप एक मार्केट से होकर गुजर रहे हैं। इस मार्केट में कुछ स्थान ऐसा है जहां पर बहुत भीड़ है, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होगा, आप क्योंकि भीड़ बहुत है तो धीरे धीरे चल पाएंगे, यानी आपको इस स्थान को पार करने में ज्यादा समय लगेगा। फिर आप मार्केट के ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां भीड़ अपेक्षाकृत कम है, तो क्या होगा, आप इस एरिया को जल्दी से पार कर लेंगे। यानी कि जहां पर लोगों का घनत्व तो ज्यादा था वहां पर आपको कह लीजिए आप धीरे धीरे चल पाए, और जहां पर लोगों का घनत्व तो कम था वहां पर जाहिर सी बात है आप तेजी से आगे बढ़ गए। यही चीज देखिए भूकंपीय तरंगों के साथ भी होती है। जब हमारी भूकंपीय तरंगे, देखिए इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं। अब मोहोरविक असंततता, जिसे आमतौर पर मोहो असंततता या मोहो के नाम से जाना जाता है, क्रस्ट और मैंटिल के बीच की सीमा है। इसे भूकंपीय तरंगों के वेग में विशिष्ट परिवर्तन द्वारा परिभाषित किया जाता है, क्योंकि वे बदलते घनत्व वाले चट्टानों से होकर गुजरती है। देखिए, क्रस्ट की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व अलग है, और मैंटिल की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व अलग है। जैसे ठीक हमारे मार्केट में एक स्थान पे घनत्व अलग था, दूसरे स्थान पे घनत्व अलग था, वैसे ही पृथ्वी की क्रस्ट की चट्टानों का घनत्व अलग है और मैंटिल की चट्टानों का घनत्व अलग है। तो जाहिर सी बात है, जब भूकंपीय तरंगे एक अलग अलग घनत्व वाले स्थानों से होकर के गुजरेंगी तो इनकी गति में भी परिवर्तन आएगा। जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल बताया, वही चीज भूकंपीय तरंगों के साथ होगी। अलग अलग, क्योंकि यहां पर घनत्व होता है क्रस्ट और मैंटिल में, तो यहां पर जो भूकंपीय तरंगों की गति है वो भी अलग अलग होती है। अगले क्वेश्चन पे देखिए आते हैं, यूवीआई कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1990 के दशक में। ये एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है, रटने वाला। यूवीआई कब अस्तित्व में आया? तो आप बता देंगे 1990 में।